नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में जो देश विरोधी है उसको बैन करना चाहिए? यकीनन करना चाहिए, बिना सोचे समझे करना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्र का नहीं वो किसी का नहीं। मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को लेकर काफी अलर्ट है और काफी सतर्क है, और साथ में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के साथ एक संगठन को बैन कर दिया गया। वैसे तो समय समय पर संदेश आते हैं कि आतंकवाद और उससे जुड़ी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार भी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और इस बड़े एक्शन के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट पर देश विरोधी गतिविधियों की वजह से बैन लगा दिया गया। और इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी। उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए स्पष्ट कर दिया कि देश के खिलाफ काम करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि इस तरीके के और कितने एंटी इंडिया संगठन हैं जिनको बैन करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई ये मसरत आलम है कौन जो तिहाड़ जेल में बंद है और जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अंदर शामिल और जिसके संगठन को बैन कर दिया गया। इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन मसरत आलम भट्ट द्वारा स्थापित संगठन है। मसरत आलम भट्ट साल 2019 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है। वो कश्मीरी कट्टरपंथी समूह ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट भी है। साल 2021 में मसरत आलम भट्ट को इस पद पर नियुक्त किया गया था। मसरत आलम भट्ट की उम्र करीब 50 साल है, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद उसको इस संगठन का प्रेसिडेंट बनाया गया। आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। साल 2010 में आपको याद होगा कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए थे और उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस प्रदर्शन के अंदर भी भट्ट की भूमिका के कारण उसे गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन पर आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप और राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में भी शामिल होने का आरोप है और इसी संगठन को बैन किया गया है। लेकिन और कितने ऐसे एंटी इंडिया संगठन हैं जिनको बैन करने की जरूरत और इनको सपोलों की तरह पालता कौन? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता नसीम खान साहब और सुरक्षा के जानकार कर्नल देवानंद साहब। कर्नल देवानंद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सबसे पहले जय हिंद। चलिए उनको वापस जोड़ेंगे, लेकिन शुरुआत आशीष जी आपके साथ। जरा बताइए, संगठन को बैन तो कर दिया गया और ये एक्स के जरिए पोस्ट कर बता भी दिया गया, लेकिन ये जानकारी आ पाएगी संगठन के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कितने आतंकी जुड़े हुए हैं? मैं आतंकी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस संगठन को राष्ट्र विरोधी घोषित किया गया है। यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कौन इस वक्त वहां लीड कर रहा था? कितने व्यापक स्तर पर वहां यह फैला हुआ है? कौन इसको फंडिंग करता है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? देखिए विजेंद्र जी, हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो एकदम स्पष्ट है और क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी ऐसी आतंक की जो घटनाएं करते हैं उन संगठनों पे कोई सी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगी और ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, ये जो व्यू है ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने ले रखा है। और विजेंद्र जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे आप पत्रकारिता के लोग हों, लेकिन एक बात में सहमति बनी हुई है कि देश में अगर हम देखें तो 2014 के बाद से इस तरह की जो घटनाएं पूरे देश में हुआ करती थी जी, चाहे हम बेंगलोर की बात कर लें, चाहे पुणे की बात कर लें, चाहे अहमदाबाद की बात कर लें, चाहे जयपुर की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, चाहे वाराणसी की बात कर लें,
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह की एक्टिविटीज़ फैलाने वालों पे बहुत कड़ी रूप से कार्रवाई की है और यही कारण है कि आज देश में आपको, हमको, किसी को भी कहीं भय नहीं लगता है। ये फैक्ट है सर, मैं देश के किसी हिस्से की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद हमारे कितने जवानों की शहादत हुई है, ये आप बताएंगे या मैं बताऊं? विजेंद्र जी, मैंने आपसे सवाल क्या किया था? मैंने सवाल ये किया था कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, पीएफआई को यूएपीए के तहत बैन किया गया, पूरे राष्ट्र भर के अंदर कार्रवाइयां की गई और एक व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां हुई थी, जिनको जेल के अंदर डाला गया। मैं बेसिक सवाल कर रहा हूं कि एक्स पर जब ये पोस्ट किया गया और बताया गया कि इस संगठन को बैन कर रहे हैं, तो ये तो बताइए ना कि जम्मू कश्मीर में कितनों को गिरफ्तार किया, कितने इससे जुड़े, कितने की फंडिंग आई, कहां से फंडिंग आई? विजेंद्र जी, जब किसी संगठन को बैन किया जाता है तो ये कोई राजनीतिक कारण नहीं होते हैं बैन करने के, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले होते हैं जिसके पास सरकार के पास इनपुट होता है और हम अपेक्षा करते हैं कि मीडिया के लोग, विपक्षी पार्टियों के लोग भी इसकी गंभीरता को समझेंगे। ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आप देखिए, मतलब ये कोई राजनीतिक कारणों से फैसला नहीं लिया है। मुझे आप बताइए, इस संगठन का नाम आपने सुना था? मैंने तो नहीं सुना था। मैंने तो नहीं सुना था। जम्मू कश्मीर में गठबंधन के साथ पीडीपी की सरकार थी, बीजेपी की, बिल्कुल 2015 में थी, बिल्कुल थी। इन्हीं मसरत को आपने रिहा करवाया था पीडीपी ने? नहीं, यही है वो, पीडीपी ने रिहा कराया होगा। देखिए, मुझे बताइए आप, पीडीपी के साथ क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का आज गठबंधन है क्या? नहीं है। कितने साल, वर्षों हो गए भारतीय जनता पार्टी का पीडीपी के साथ गठबंधन टूट गया। देखिए, ये हमको इसमें एक राय रखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक ही राय है, कोई दो राय नहीं है। जो आतंकी है, जो राष्ट्र विरोधी है, उसको आप सलाखों में डालिए, और वो सलाखों में ही है 2019 से। बिल्कुल, यूएपी लगाइए, उसको फांसी पे लटकाइए, सब में एक राय है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि भाई कितने कनेक्ट हैं उससे, कितने हमारे कश्मीरी भाई बरगला दिए गए हैं, कितने की फंडिंग कहां से आई है, क्यों उसको आतंकी संगठन कहते हुए यूएपीए लगाते हुए आज बैन किया गया? जब यूएपीए लगाया गया है, उसको बैन किया गया है, तो सरकार के पास उसके ठोस आधार होंगे, आप मान के चलिए। मतलब हम मानकर चले ना कि जल्द बता दिए जाएंगे? बिल्कुल बता दिया जाएगा। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, मुझे नहीं लगता इस पर तो कोई दो राय होंगी कि जो राष्ट्र विरोधी, कांग्रेस उसके समर्थन में होगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है कि जो राष्ट्र के साथ नहीं, जो आतंक के साथ है, उसके ऊपर निश्चित तौर पे बैन लगना चाहिए और उसके ऊपर कानून के दायरे में रखे जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है और मैं भारतीय जनता पार्टी से और देश के गृह मंत्री से भी अपील करूंगा, ऐसे जो भी संगठन काम कर रहे हैं देश में, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव में रहते हों, उन पर तुरंत प्रभाव से बैन लगाना चाहिए। आप राजनीति से ऊपर उठ करके देश की सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसा होना चाहिए ना, इसके अगेंस्ट ये तो नहीं होगा ना कि कश्मीर के अंदर भाई इलेक्शन है, उससे पहले इस संगठन को बैन कर दिया गया, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसा किया गया है। ये कांग्रेस की जुबान से नहीं आएगा ना। मैंने निवेदन किया, राजनीति से ऊपर उठ के आपको देश के बारे में सोचना होगा। आतंक का सफाया देश से होना चाहिए, जम्मू कश्मीर से भी होना चाहिए और कश्मीरी पंडितों के बारे में भी देश को सोचना चाहिए। देश के गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात के समर्थन में है। अच्छा, एक नाम है यासेर अराफत, जानते हैं आप इसको? कौन है? नहीं जानते। सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड कर रहा है आज ये, और उसमें है कि दुनिया के 103 देशों में घोषित और 8 विमानों के अपहरणकर्ता 2000 लोगों के हत्यारे, इनको 5 करोड़ रुपए नगद दिए गए, नेहरू शांति पुरस्कार से नवाजा गया इंदिरा गांधी के टाइम में। इसको आप कंफर्म कर पाएंगे या फेक है? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है जी। अच्छा, एक और जानकारी मैं आपको देता हूं। इंदिरा गांधी जब जेल के अंदर थी, एक विमान हाईजैक हुआ, 143 लोग थे जिन्होंने विमान हाईजैक किया। पांडे ब्रदर्स ने, उनको विधायक का टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। ये भी अगर गलत है तो बताइए। 2 बार के विधायक रहे हैं दोनों, फिर सांसद का भी टिकट दिया गया था उनको। बिल्कुल विजेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी जानकारी ठीक होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप कह रहे हैं ना कि आतंकवादियों के साथ नहीं है, कांग्रेस कुछ प्रधानमंत्री के साथ के फोटो भी वायरल हुए थे। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के हमेशा खिलाफ रही है। किसी भी आतंकवादी के साथ कांग्रेस पार्टी आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी, भविष्य में नहीं रहेगी। और भारत के सरकार से निवेदन करते हैं कि जो भी कश्मीर में आतंकी काम कर रहे हैं, जो भी देश में कहीं भी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी इस बात का कर्नल देवानंद साहब हमारे साथ जुड़ गए। कर्नल देवानंद साहब, एक और संगठन यूएपीए के तहत बैन कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप इसको किस नजर से देखते हैं? मैं सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में एक लंबे वक्त तक देश की सेवा के लिए समर्पित रहे हैं।
मैं सबसे पहले आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। और सबसे पहली बात तो यह कि इस संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए मैं भारत सरकार का वेलकम करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम दिया है जी। पर यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार आप सवाल उठा रहे थे हमारे कांग्रेस के को पैनलिस्ट से कि भाई किस प्रकार से अभी ये बातें कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में टेररिज्म के खिलाफ कोई भी सरकार कदम लेगी तो हम उनके साथ हैं, और गैर पॉलिटिकल कारण से। तो ये जो पॉलिटिकल शब्द है, राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करती हैं। मैं मानता हूं देश का नागरिक आज देख रहा है कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति अपने दोगलेपन के साथ देश का बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, देश नहीं मानने वाला है, वो कोई भी पार्टी हो। आपने दो एग्जांपल दिए, पहला दिया यासिर अराफात का, जो मुझे बड़ा दुख है कि एक पैनलिस्ट को ये भी नहीं पता है कि ये कौन व्यक्ति हैं। और दूसरा आपने इनको बताया कि जब इंदिरा गांधी जेल के अंदर थी तो जो हवाई जहाज के जिन्होंने अगवा किया उनको एमएलए के टिकट दी। तो देखिए साहब, ये जो मानसिकता राजनीतिक कारणों से है, इससे उठ करके देश को काम करना पड़ेगा। और अभी जो जिस प्रकार का प्रतिबंध लगाया है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। आज मौजूदा हालात में जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर हालात सुधर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है जी। हमने देखा कि किस अरे सर, पाकिस्तान का तो मैं क्या जिक्र करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेता बैठे हैं, कल आपने बयान सुना होगा क्या कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान से बातचीत नहीं की तो जम्मू कश्मीर गाजा फिलिस्तीन बन जाएगा। उनकी सोच को सलाम करें, शर्म करें। ये बहुत शर्मसार बात है कि राजनीतिक लोग वो स्टेटमेंट देते हैं जो पता नहीं इनको ये कौन सी चक्की का आटा खा के आते हैं। और ये आज के दौर में इन्होंने स्टेटमेंट दिया गाजा बन जाएगा। मैं तो भारत सरकार होम मिनिस्टर महोदय से आग्रह करना चाहूंगा, यूएपीए लगाकर ऐसे लोगों को जो देश के खिलाफ बात करते हैं, लोगों को भड़काने की, इनको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर आपने इस मुस्लिम लीग और इनके जो कर्मकांड जो इनके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जिस तरह के, आपने खुद में बताया किस प्रकार से तिहाड़ जेल में थे, किस प्रकार से ये लोग गैर हमारे राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, तो मैं तो कहूंगा जो उन नेताओं ने जो स्टेटमेंट दिए उनको भी अब धरपकड़ चालू हो जानी चाहिए। क्योंकि देखिए इनके जो स्टेटमेंट है, मैं आपके साथ सहमत हूं कि ये गुमराह करते हैं देश को, देश का सेनाओं का मनोबल तोड़ते हैं। और सेना बाहर तो लड़ सकती है, पर जो देश के अंदर बैठे ऐसे लोग जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और मैं राजनीतिक लोगों से मैं तो थक चुका हूं, मैं तो इनसे हाथ जोड़ के नमस्कार ही कर सकता हूं कि भैया अरे अब तो देश को माफ करो, देश के लिए खड़े हो जाओ एक साथ आकर के। हमारे साथ और पीडीपी के प्रवक्ता नजीम साहब जुड़ गए हैं। नजीम साहब, इस पूरी घटना पर आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से सीधे कनेक्ट होते हैं। तो जरा ये बताइए, इस संगठन के बैन होने से जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आपको दिखाई देगा? देखिए साहब, जहां तक इस संगठन का ताल्लुक है, मैं ये मानता हूं ये बहुत लेट हो चुका है इसको बैन करना। ठीक है कर्नल देवानंद साहब, वापस मैं आपके साथ जुड़ूंगा। नजीम खान साहब हमारे साथ, पीडीपी के प्रवक्ता हैं। नजीम खान साहब, सवाल आपने सुना होगा, आपसे था सर। जी जी सोलंकी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो ये बैन प्रोसेस होता है ना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसको आपने बड़ा चढ़ा के पेश किया है। यहाँ पर सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनको ऑलरेडी बैन हो चुकी है। इनमें एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये लैप्स हो जाता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद होम मिनिस्ट्री इसको फिर से बैन कर देती है जी। और जो जहां तक मसरत आलम का काम है ना, मसरत आलम का ये जो है वो 2014 से बंद है, जब हमारी गवर्नमेंट थी पीडीपी और बीजेपी की जी। 2019 की बात नहीं है। मगर हकीकत में आप ये मेरी बात सुनिए, नहीं, लेकिन जो आप नजीम खान साहब जरा बताइए, मैं गलत तो नहीं हूं, 2015 में उसको छोड़ा क्यों गया था? तो उसको 1 महीने के लिए छोड़ा गया था, उसको देखने के वो फेयर चांस टू एवरीबॉडी। अगर कोई हमारे साथ वापस जुड़ना चाहता है, मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, ये फ्लोर ऑफ हाउस में परसों अमित शाह साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि इफ समबडी इज लीविंग द मिलिटेंसी ही इज वेलकम। और अभी हमने उसको तो किया था एक एक्सपेरिमेंट, उसके बाद वापस भेज दिया। जस्ट 1 मंथ बाहर था, उसके बाद वापस था। अच्छा, और वापस क्यों भेज दिया? एक महीने में ऐसा क्या कांड कर दिया था मसरत आलम ने? देखिए, आप मेरी बात सुनिए, ये एक सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं
उसको जो सिक्योरिटी वालों ने जो समझा अच्छा उसको उसने वो कर दिया। जी। ऐसी बात नहीं है। नहीं, और मैंने सवाल इसलिए किया सर क्योंकि इस घटना के बाद आप मेरी बात गठबंधन सुनिए, टूट आप मेरी गया बात था, सुनिए। अगर आपने मुझे बुलाया सत्ता से बाहर हो गए थे। लेट मी टेल यू जी जी, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, तो बोलिए। ये चीजें हैं, ये बड़े नॉर्मल चीजें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नया कुछ हुआ है। नॉर्मल है आपके लिए। देखिए देखिए ऐसा ना कर्नल साहब आप मेरी बात सुनिए। जी। यहाँ पर सारी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो मसला पे बैन हो गया है, और ये उनकी मुस्लिम लीग जो ये बहुत पहले से ही बैन हो चुकी है। जी। ये कोई आप इसको न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक This is है, a कोई बात normal नहीं। process। नसीम खान साहब, नसीम खान आप साहब, मेरी बात- आप ये कह आप रहे मेरी हैं, बात- नसीम खान साहब आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मसरत आलम चैप्टर क्लोज हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, आप ये कह रहे हैं? यस यस यस, ये बहुत पहले हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। दिस इज नॉट अ जी। न्यू थिंग। अच्छा, कितने पहले हो चुका है सर? ऑन ग्राउंड कितने पहले चैप्टर क्लोज हो चुका है? अरे जब हमारी गवर्नमेंट, मैं तो बोलूंगा जब हमारी गवर्नमेंट, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट 2017 तक थी, जी। उसको भी बंद थे, और तब से आज 24 हो गया, 24 जी। आने वाला है, अभी भी बंद है। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी बैन थी, मे भी उसका बीच में कोई लैप्स हुआ होगा, क्योंकि टाइम पीरियड होता है कोई, उसके बाद जो लैप्स होगा उसके बाद रिबैन कर दिया जाता है। जी। और उन्होंने कर दिया। इसमें ठीक कोई है, बड़ी बात नसीम नहीं खान है। साहब ये बताइए, यहाँ पर- यहाँ अभी जम्मू JK कश्मीर के का अंदर वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके हिसाब से बैन होनी चाहिए? जी, अभी कौन कौन सी ऐसी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैन होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। जेके बैन है, जमात इस्लामी बैन है, हिजबुल मुजाहिदीन बैन है, लश्कर तैयबा, ये तो ऑलमोस्ट सारे बैन है। जी। इसमें कोई ये नहीं है किसी कोई बैन जिसके पास कोई यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बैन नहीं है। अब जो छोटी छोटी तंजीम, मसरत आलम की तंजीम इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब छोटी छोटी कोई होगी और भी हो सकती है, उनको तो बैन कर लिया। अच्छा, आपको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर पाकिस्तान से बात नहीं की गई तो गाजा पट्टी बन सकती है, फिलिस्तीन बन सकता है जम्मू कश्मीर? पीडीपी को भी ऐसा लगता है? देखिए मेरी बात सुनिए, पिछले 30 साल से हमने बहुत कुछ देखा है। वी आर द पॉलिटिकल पीपल हियर, जिन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है। हमने 10,000 अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को खोया है इस वायलेंस। हमने ये वायलेंस देखी है, और हम नहीं चाहते कि वायलेंस दिन ब दिन बढ़े। और जहां तक आज का ताल्लुक है, आप देखिए ये वायलेंस उन इलाकों पे पहुंच गए जहां रजौरी, पुंछ, वो इतने नेशनलिस्ट लोग हैं, जहां तक पहुंच गए। हम वी वर नेवर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होगा। हमने पार जाके भी घुस के भी मारा, हमने हवाई एयर स्ट्राइक भी कर दी। उसके बाद भी देखिए हालात क्या बन रहे हैं। हम तो बोलते हैं, बड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। हाँ, बहुत कुछ हुआ भी होगा, इसमें कोई शक नहीं। हर गवर्नमेंट का जो हुसएवर इन द पावर, जो भी कोई पावर में होता है, उसका यही काम होता है कि नहीं, अमन होना चाहिए। और अमन ये बहुत जरूरी है हर डेवलपमेंट के लिए। अभी अमन है वहां पर सर? बात नहीं, अमन कहीं कहीं अमन तो है, मैंने कहा बोला कोई नहीं है, मगर कहीं कहीं उन जगहों पर ये अमन नहीं हो रहा। देखिए पिछले दिनों मुझे सुनकर ही अच्छा लगा सर कि चलिए इतने सालों के बाद ही सही कोई तो खुलकर कह रहा है कि हाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आप मेरी बात, कोई तो मोदी के समर्थन में कह रहा है कि हाँ हमने एयर स्ट्राइक की थी। अब तो ये लेथल बन गई है, ये वेरी। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलिटेंसी यहाँ हो रही है, आप देखिए रिसेंटली एक हफ्ता पहले इंस्पेक्टर he was in ground, he was killed। और कल की बात बोल रहा हूँ, 2-4 दिन के बाद SSP was killed there। जी, घर में अजान देते अब हो। क्या करें सर, हमारे देश के कुछ ऐसे नेता आप हैं जो उनके समर्थन में बयान देते हैं। क्या करें भाई, वो कहते हैं गाजा पट्टी बन जाएगी। उनको इतना प्रेम है पाकिस्तान से कि कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए। उनको तो इतना प्रेम था कि 370 अगर हट जाएगी तो सैलाब आ जाएगा वहां। ये संभव नहीं है। अब क्या करें, इतने मोहब्बत, आतंकियों से इतनी मोहब्बत रखने वाले और पाकिस्तान से प्रेम करने वाले नेता अगर वहां रहते हैं तो। अरे तोलंकी साहब, ये 370 कहाँ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई बाहर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जी। ये ऐसा कोई नहीं है। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक स्टेट का हक होता है। अब मेरी बात सुनिए, आप गौर से, मुझे वाकई में सुकून मिल रहा है सर सुनकर, क्योंकि और अपने एक देश जॉब्स के बारे में, दो संविधान दो निशान देखे, लेकिन अब एक देश एक विधान एक संविधान एक निशान कश्मीर में देख रहे हैं। इससे बेहतर तो और क्या होगा। अरे उससे मुझे वाकई में अच्छा लग रहा है सुनकर सर आपको। हम क्या मांग रहे थे कर्नल देवानंद साहब, हमारा जब सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, उस ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए हमने कई आतंकी संगठनों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा।
हालांकि ये भी सच है अरे कि उस ये दौरान तो है हमने ना। बड़ा खामियाजा अरे जब भुगता तक हालात- हमारे देखिए- जवानों की देखिए शहादत फौजी का। साहब, बोलिए- आपको लग रहा है बोल कि रहे हो, अब वो कर रहे हो, वक्त आ बहुत गया है फर्क कि यहाँ- सभी आतंकी संगठनों को सिरे से बैन किया जाए। जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ बोले या एंटी नेशनलिस्ट स्पीच दे, बयान दे जिससे अशांति फैले, उन पर भी कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो। आप मेरी बात सुनिए। कर्नल देवानंद से साहब, पूछा है सवाल। बिल्कुल आपसे पूछा है। जी, मैं आपके इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि जो भी इस प्रकार के देश के खिलाफ कोई स्पीच दे या कोई बात करे, उसके खिलाफ यूएपीए देश के कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2, अभी हमारे पैनलिस्ट कुछ कह रहे थे कि अभी आजकल टेररिज्म पुंछ और उस इलाके में पहुंच गया है। मैं इन भाई साहब को बता दूं कि 2002 के अंदर ऑपरेशन हिंद का शत विनाश हुआ था, जहां पर वहां के गुजर बकरवालों ने सेना के साथ मिलकर के टेररिस्ट से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। आज भी वो दौर वापस है, पर देखिए ये मामला अलग है। पर सवाल यह कि जो राजनीतिक व्यक्ति जो बड़े हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके लोग वो इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, कानूनी कार्रवाई होनी जी। चाहिए। आपने खुद कहा कि अगर यहाँ पर इस प्रकार के देते हैं, तो मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं एक सैनिक होने के नाते। यहाँ बड़े बड़े नेताओं ने ये भी कहा कि अगर 370 हटा तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो तिरंगा भी बिल्कुल उठा हुआ है। ये सारी स्थितियां राजनीतिक लोगों का मानना पड़ेगा। अब देश बदल रहा है, अब इस चीज से हमें दूर जाना चाहिए। हमें राष्ट्र के साथ खड़े होना चाहिए, गरीब के साथ खड़े होना चाहिए। और वो राजनीतिक जो चीजें थी पुरानी, अब उनसे हट करके लोगों के भले की बात सोचनी चाहिए, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात सोचनी चाहिए। और इसके लिए कानून एकमात्र जरिया है कि एक सामान्य आदमी को तो हम जेल में डाल देंगे, और जो राजनीतिक व्यक्ति है वो कह करके कुछ भी निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह है। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, जरा बताइए, क्योंकि एक INDIA बन रहा है, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब का स्पेस मैंने हमेशा देखा है। अब जरा ये बताइए, उन्होंने जो बयान दिया है उसको कांग्रेस किस नजर से देखती है? देखिए, उनका अपना बयान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो देश के साथ खड़ी है, देश की सुरक्षा के साथ हमेशा खड़ी है, कश्मीर के साथ खड़ी है। कश्मीर में और पूरे देश में दो धारी तलवार अमन नहीं चैन सर। चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। एक व्यक्ति अगर यह कह रहा है कि कश्मीर गाजा बन जाएगा, आप कह रहे हैं कि उस बयान के साथ नहीं है, लेकिन हां, उनके साथ हम चाय भी पिएंगे, उनके साथ हम बयान भी देंगे, उनके साथ सभा भी करेंगे, सीटों का बंटवारा भी करेंगे, मौका मिल गया तो सरकार भी चला लेंगे। ये कैसे चलेगा? मैंने कहा ना विजेंद्र जी, हम देश की शांति के साथ खड़े हैं, देश की तरक्की के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के साथ नहीं खड़े हैं। मैं और देश की सुरक्षा के मामले में हम देश की सुरक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अरे सर, फारूक अब्दुल्ला के बयान के साथ खड़े या नहीं खड़े? वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। देश इंडिया नाम के गठबंधन का बयान तो नहीं होते हैं है सर। इंडिया नाम के गठबंधन का वो बयान नहीं है। इंडिया नाम के गठबंधन में एक व्यक्ति है, एक पार्टी है, ये उनका बयान है। क्या INDIA का फारूक अब्दुल्ला हिस्सा है? मैं कह रहा हूं ये गठबंधन के एक हिस्से का बयान है, तो पूरे गठबंधन का बयान नहीं है, और कांग्रेस का बयान ये कतई नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर जाएंगे तो आप ये कहेंगे गठबंधन कि भाई हां, यहां गाजा पट्टी बन जाएगी या फिलिस्तीन बन जाएगा, क्योंकि वहां फारूक अब्दुल्ला को वोट दिलाना है। जब आप राजस्थान आएंगे तो कहेंगे नहीं, हम 370 के साथ खड़े हुए हैं। जब आप पश्चिम बंगाल चले जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं, हम CAA के खिलाफ खड़े हैं। मतलब आप हर स्टेट के हिसाब से रणनीति बनाएंगे और वहां के हिसाब से वोट लेंगे। नहीं विजेंद्र जी, देश के साथ खड़े हैं, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि हम देश की सुरक्षा के साथ, देश के अमन चैन शांति और कश्मीर की शांति और अमन चैन के साथ बताइए खड़े हैं। मुझे, अभी तक आपके किस नेता ने फारूक अब्दुल्ला के बयान का खंडन किया है या कहा कि उन्होंने गलत बयान दिया, हम उनके साथ नहीं है, और अगर ऐसे बयान देते रहे तो हम गठबंधन से बाहर कर देंगे उनको? किसने कहा आपके नेता ने? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी देश के अमन चैन और शांति के साथ खड़ी है, कश्मीर के अमन चैन और शांति के साथ खड़ी है। आतंकवादियों के साथ कांग्रेस पार्टी कभी ना थी, ना है, ना भविष्य में रहेगी। क्या कह रहे हैं आप? विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं मेरे राजनीतिक साथियों से जो को पैनलिस्ट हैं कि साहब ये फसाद बंद करो, ये दो धारी बातें बंद करो। देश देख रहा है आप सबको। एक तरफ जो आदमी हमारे यहाँ देश के अंदर गलत स्टेटमेंट देता है, दूसरी तरफ आपके अलायंस का हिस्सा सोचना पड़ेगा साहब आपको। मेरा आग्रह है राजनीतिक व्यक्तियों से, आशीष चतुर्वेदी जी, भाई ये बताइए, अगर कोई राष्ट्र विरोधी बयान देता है, कोई किसी को भड़काने के लिए बयान देता है, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी? बिल्कुल इसलिए नहीं की जाएगी कि वो किसी एक स्टेट का एक बड़ा नेता है, एक पार्टी का बड़ा नेता है, इसलिए कार्रवाई नहीं करेंगे? देखिए विजेंद्र जी,
हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि जो इंडी गठबंधन है उसके लोग राष्ट्र विरोधी बयान भी दे रहे हैं और सनातन धर्म के विरोधी बयान भी दे रहे हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैं राजकुमार जी को सुन रहा हूँ। फिलहाल मेरी आज डिबेट नहीं डिबेट नहीं है, नहीं है डिबेट, वो नहीं है डिबेट, लगातार इस तरह के बयान। अरे आप आर्टिकल 370 की बात करें। अरे विजेंद्र जी मैं तो कह रहा हूँ आप सब छोड़िए, हम कश्मीर पर डिस्कशन कर रहे हैं आज जी। आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके लिए क्या कहा वो कर्नल साहब ने बताया अभी आपको जी। इनके पी चिदम्बरम जी जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 370 को वापस लागू करेंगे। अरे आप स्टैंड तो क्लियर कीजिए, दोहरी मानसिकता, दोहरे बयान, दोहरा चरित्र, इसको छोड़िए राजकुमार जी, जनता देख रही है आपको और आपके स्टेटमेंट को। चलिए शुक्रिया आशीष जी, शुक्रिया राजकुमार जी, शुक्रिया नसीम खान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, कर्नल देवानंद जी आपका भी शुक्रिया। जो भी देश के खिलाफ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो कोई संगठन है तो हमेशा के लिए वो बैन होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। नमस्कार।